Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all test paper solution series। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन BHU मॉडर्न फेज का। द मिनिमम एनर्जी ऑफ द गामा रेज टू डिके इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज। बच्चों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है दोस्तों, वो दोनों का जो मिनिमम एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का दोस्तों जो रेस्ट मास एनर्जी होता है वो अप्रॉक्स 0.51 एंगस्ट्रम के बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का, और उतना ही लगभग पॉजिट्रॉन का भी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर आपस में मिलेंगे तो इनका जो टोटल कंबाइंड एनर्जी होगा दैट इज 2 टाइम 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो गामा रेज का एनर्जी होगा। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन का एनर्जी जो होगा दोस्तों गामा रेज का एनर्जी होगा, और उतना ही एनर्जी लेके गामा रेज निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जब बनेंगे तो इसका 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी 0.51 लगभग 51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों का सम करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि गामा रेज का एनर्जी मिनिमम कितना होना चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के लिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक ये थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन है जो कंसेप्ट में लगातार पढ़ाए जाते हैं, कोई भी किताब में आपको मिल जाएंगे ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिख दिया है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन ये गामा रेज, तो एनर्जी ऑफ गामा रेज इज 2 टाइम रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 टाइम 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन 2 है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाफ लाइफ टी ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज। दोस्तों जो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो अपन रेडियो एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं कि उसका जो हाफ लाइफ होता है वो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बाई लेमडा, यानी कि नेचुरल लॉग 2 यानी कि ln 2 बाई लेमडा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन 2 है दैट इज टी इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा, ये हमारा टी हाफ का करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे हमने इसको डिराइव भी करके आपको हल्का सा दिखा दिया है दोस्तों। n इक्वल टू क्या होता है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। दोस्तों यहाँ पे जो n है ये है कि नंबर ऑफ एटम जो t समय के बाद बच गया, लेफ्ट है। ठीक है, n क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ एटम जो t समय के बाद बच गया, इज इक्वल टू एन नॉट जो इनिशियली नंबर ऑफ एटम कितना था, और एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लेमडा टी। टी है टाइम और लेमडा क्या है दोस्तों, डिके कांस्टेंट। तो दोस्तों अगर अपने को टी हाफ का एक्सप्रेशन निकालना है तो टी हाफ इज द टाइम व्हेन द नंबर ऑफ एटम 50% नंबर ऑफ एटम डिके हो जाते हैं। ठीक है, तो बचेगा कितना दोस्तों, अगर 50% डिके हो गया तो 50% बचेगा, यानी कि एन नॉट बाई 2। इस समय इतने में जो समय लगता है दोस्तों उसको बोलते हैं टी हाफ। तो टी टेंस टू टी हाफ व्हेन एन टेंस टू एन बाई 2। अब दोस्तों यहाँ पे आप अगर रख देंगे तो एन बाई एन नॉट इक्वल टू ई का पावर माइनस लेमडा टी, और जब ये एन बाई एन नॉट करे इससे दोस्तों हाफ हो जाएगा, तब ई का पावर माइनस लेमडा और ये टी क्या बन जाएगा दोस्तों, टी हाफ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, दोनों का रेसिप्रोकल लीजिए दोस्तों, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ई का पावर माइनस लेमडा टी हाफ का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा दोस्तों, ई का पावर प्लस लेमडा टी हाफ। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं दोस्तों एक्सपोनेंशियल रूट किधर आएगा तो ये लॉग ले लेगा, तो इधर ln 2 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, लेमडा टी हाफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टी हाफ कितना निकल गया दोस्तों, ln 2 बाई लेमडा, यानी कि ln 2 का वैल्यू होता है 0.693, तो 0.693 बाई लेमडा। इस तरह से दोस्तों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख चुका है, ऑप्शन बी होगा। आशा करता हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्लास 12 का था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। द यूनिट 1 रदरफोर्ड स्टैंड्स फॉर। दोस्तों रदरफोर्ड एक यूनिट है रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रेट को मेजर करने के लिए कि कितना रेट से डिके हो रहा है। तो 1 रदरफोर्ड जो होता है वो 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 रदरफोर्ड इज 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आप इसको याद रखें दोस्तों, एटॉमिक फिजिक्स में बहुत ही यूजफुल है, खास करके BHU डी के क्वेश्चन इस कंसेप्ट इस यूनिट पे बहुत दिए रहते हैं हर बार। तो ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट 1 क्यूरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव डिके करस्पॉन्ड्स टू। 1 क्यूरी दोस्तों आपको बताते चले कि जो क्यूरी है वो भी रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस में जो रेट है रेडियोएक्टिव डिके होने का उसी को मेजर करता है, वन ऑफ द यूनिट है ये। तो इसमें से आपको बताना है कि क्यूरी 1 क्यूरी कितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 क्यूरी जो है 3.7 इंटू 10⁻+10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। और इसको आप याद रखें, इस यूनिट को, इसका वैल्यू को क्यूरी का, क्योंकि कई दफ़ा बीएचयू में आपको जो रेडियो एक्टिविटी के सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें यूनिट में क्यूरी दिया रहता है, तो आपको उसको वैसा यूनिट यानी कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो रदरफोर्ड 10⁻6 और क्यूरी 3.7 10⁻+10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इन दोनों वैल्यू को दोस्तों आप याद रखें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m एंड एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v इज। दोस्तों डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है कि इलेक्ट्रॉन का जिसका मास m है और ये v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत ही आसान है दोस्तों। जो वेवलेंथ लैम्डा होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो होता है प्लैंक कांस्टेंट h बाय मोमेंटम p, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में दोस्तों रिलेशन होता है p इज इक्वल टू होता है √2m e/k, दैट इज द 2m काइनेटिक एनर्जी, h इक्वल टू। अच्छा, अब अपने को इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बताना है दोस्तों। देखिए, जब अपन कोई भी इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो जो वर्क डन होता है दोस्तों q टाइम v होता है, ठीक है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन e है दोस्तों, तो ये q की जगह e हो गया, तो वर्क डन e इंटू v हो गया। दोस्तों जो वर्क डन है यहाँ पे टोटली काइनेटिक एनर्जी इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि अगर पार्टिकल किसी सिस्टम में सिर्फ एक है तो वहाँ पे किसी तरह का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है दोस्तों, और जब इंट्रैक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे किसी तरह का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि सिंगल पार्टिकल का इस सिस्टम का किसी तरह का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी है, मतलब एक से ज़्यादा जब चार्ज मौजूद होते हैं तो उनके अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में जो भी वर्क डन होगा दोस्तों उसको एक्सेलरेट करने में भी पोटेंशियल से वो इलेक्ट्रॉन का सारा काइनेटिक एनर्जी के रूप में कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि ई टाइम्स भी इस केस में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो 2m ई के काइनेटिक एनर्जी की जगह q भी, और चूंकि दोस्तों q इज इक्वल टू ई हो जाएगा जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन का केस है दोस्तों, हमेशा नहीं होगा जब इलेक्ट्रॉन अभी क्वेश्चन में, इसीलिए ई ले रहे हैं, अदरवाइज जनरली q लेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसको हमने और सिंप्लीफाई किया h/√2m e भी। तो इस तरह से जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है फॉर एन इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड थ्रू पोटेंशियल v इज लाइक दिस। यहाँ पे दोस्तों v वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे v क्या है, पोटेंशियल है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और h प्लैंक कांस्टेंट। आशा करता हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंसेप्ट से क्वेश्चन। और इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 द ट्रांजिशन 1d2 to 1p1 gives rise to 9 transition in a big magnetic field. These 9 transition result in। दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, आप एक बार अपने से रीचेक कर लें। मेरे विचार से 3 लाइन्स, जो 9 लाइन्स होंगे वो 3 लाइन्स में स्प्लिट होंगे। तो कुछ इस तरह से हमें फाइनली 3 लाइन का एक मोटा सा स्पेक्ट्रम दिखेगा। तो मेरे विचार से 3 लाइन इसका आंसर होना चाहिए। आप एक बार अपने तरफ से देख ले, थोड़ा इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे विचार से 3 लाइन्स हैं दोस्तों, बच्चों आप एक बार अपने विचार से भी चेक कर लें, अपने तरफ से भी, गूगल वगैरह कहीं पे भी, एटॉमिक फिजिक्स के किसी बुक से, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ रिजबर्ग कांस्टेंट। दोस्तों जो रिजबर्ग कांस्टेंट बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी में जो दिया गया था, रिजबर्ग कांस्टेंट RH जो है दोस्तों, उनमें से कौन सा ऑप्शन उसके बारे में सही है। कह रहा है कि रिजबर्ग कांस्टेंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, रिजबर्ग कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, रिजबर्ग कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, और इट इंक्रीजेज एज ए स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर।
इंक्रीजेज एज स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसका देखते हैं दोस्तों, रिजबर्ग कांस्टेंट होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है रिजबर्ग कांस्टेंट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/λ इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 - n1 स्क्वायर बाई 1 - -1/n2 स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस बोर एटॉमिक थ्योरी का जो रिलेशन था, डेरिवेशन था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर एच है वो रिजबर्ग कांस्टेंट है दोस्तों, और जेड जो है एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z स्क्वायर है, अगर बाकी को कांस्टेंट ट्रीट कर ले एट दैट टाइम। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर दोस्तों घटेगा आर एच बढ़ेगा, या फिर आर एच घटेगा जब जेड बढ़ेगा, ठीक है। तो आर एच जो है दोस्तों वो डिक्रीज करेगा एज जेड इंक्रीज। तो आर एच यानी कि रिजबर्ग कांस्टेंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्योंकि दोनों में क्या है दोस्तों, इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है, आई थिंक सो, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यस, डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर, मतलब जैसे जैसे आर एच घटेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जेड दोस्तों बढ़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटास्टेबल स्टेट Metastable state is state of multiplicity different from the ground state. State of multiplicity of the ground state, a state in which atom is most stable, a state in which atom is least stable। दोस्तों जो मेटा स्टेबल स्टेट होता है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ए स्टेट इन विच एटम इज मोस्ट स्टेबल। मेटा स्टेबल स्टेट में एटम क्या होता है दोस्तों, मोस्ट स्टेबल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से ये जो क्वेश्चन था, इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है कि इट इज ए स्टेट इन विच एटम इज मोस्ट स्टेबल। ये सब बीएचयू के वन लाइनर क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दो ऑप्शन में। क्वेश्चन है द रेडियल पार्ट ऑफ द आइगन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन विद सॉल्यूशन एच। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप हाइड्रोजन एटम को क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट से सॉल्व करते हैं, तो जो रेडियल पार्ट दोस्तों आता है, जो रेडियल पार्ट वेव फंक्शन होता है, उसमें कौन सा इनमें से कौन सा स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व होता है उसके सॉल्यूशन में। तो बिसेल फंक्शन दोस्तों नहीं होता है, हर्माइट भी नहीं होता है, हर्माइट तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में इन्वॉल्व होता है। ये दो में मुझे कन्फ्यूजन है, लेगुरी पोलिनोमियल और लेजेंडर पोलिनोमियल, लेकिन ज़्यादातर मुझे चांस लग रहे हैं कि ये लेगुरी पोलिनोमियल होगा। एक बार आप अपने स्तर से चेक कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। ये भी आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लॉरेंज यूनिट एल इज गिवन बाय, दरअसल ये लॉरेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे आप ना यूज करें, ये एटॉमिक फेज का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट को मिला के एक यूनिट डिफाइन किया जाता है, इसको लॉरेंज यूनिट बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू है दोस्तों, ये एल इक्वल टू ई एच बाई 4πmc² है। ये जो पूरा कांस्टेंट है दोस्तों, इस पूरा कांस्टेंट को लॉरेंज यूनिट के नाम से डिफाइन किया जाता है। जहाँ पे ई क्या है दोस्तों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, 4π आप जानते हैं कांस्टेंट है, एम जो है मास है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस पूरा जो फैक्टर है दोस्तों ई एच बाई 4πmc², इस फैक्टर को क्या अपन लॉरेंज यूनिट से डिफाइन करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 जो है दोस्तों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है या फिर आंसर है, आप देख सकते हैं ई एच बाई 4πmc²। क्वेश्चन नंबर 95, ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर। द टू सोडियम डी लाइन्स हैव वेवलेंथ 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रम। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम के जो D1 एंड D2 लाइन्स हैं, उनके वेवलेंथ 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रम है, जो अपन जानते भी हैं। दिस अराइज ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम 2s1/2 से 2s1/2 से लेकर कहाँ पे ट्रांजिशन होता है, तब ये दो जो लाइन्स हैं वो अराइज होते हैं, दिखते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, दैट इज 2p3/2 एंड 2p1/2। ये बहुत ही एटॉमिक फिजिक्स का फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, कि जब
2s1/2 से 2p3/2 एंड 2p1/2 में ट्रांजिशन होता है स्टेट में, तब D1 एंड D2 लाइन हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 2s1/2 2p3/2 एंड 2p1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, द रेडियस ऑफ द बोर फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द रेडियस ऑफ द बोर फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। दोस्तों हाइड्रोजन एटम जब बोर मॉडल से एक्सप्लेन किया गया था तो उसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, उसका जो रेडियस दिया गया था उसको अपन A0 से इंडिकेट करते हैं। और दोस्तों इसका जो वैल्यू होता है वो लगभग 0.53 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा नियरेस्ट ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, 0.5 एंगस्ट्रम। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्लास 12 से अपन पढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 0.5 एंगस्ट्रम। ये दोस्तों एनालॉजी चेक करने के लिए क्वेश्चन है, थोड़ा रीजनिंग टाइप का। इफ गामा इक्वल टू -1/√(1 - बीटा स्क्वायर वेयर बीटा स्क्वायर इक्वल टू v² / c स्क्वायर, it is clear that gamma square minus beta square gamma square is equal to 1. The choices of gamma and beta gamma can be made in the language of trigonometric function as। दोस्तों आपको पूछ रहा है कि अगर गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो इनमें से कौन सा जो चॉइस है गामा का और बीटा इंटू गामा का वो सही है। तो आप देख सकते हैं, अगर अपन हिट एंड ट्रायल से इसको सॉल्व करना था तो आप इसको देख सकते हैं ऑप्शन 2 में, अगर गामा इक्वल टू आप सेक थीटा लेते हैं और बीटा इंटू गामा का प्रोडक्ट को आप टेन थीटा लेते हैं तो गामा स्क्वायर क्या बन जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा, और बीटा गामा का प्रोडक्ट स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अपने को मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 2 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं इसको हमने एक लाइन में सॉल्व भी किया है। हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से गामा और बीटा गामा का वैल्यू सेलेक्ट कर लिया है, उसको यहाँ पे पुट किया है। तो ये जो आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री में आप क्लास 10 में पढ़े होंगे दोस्तों, इसका वैल्यू 1 होता है। इस तरह से गामा और बीटा इंटू गामा का कौन सा ऑप्शन सही सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, तो वह है दोस्तों ऑप्शन बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बीएचयू में काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कोहेरेंस टाइम टी कोहेरेंट एंड कोहेरेंस लेंथ टी कोहेरेंस आर रिलेटेड बाय। दोस्तों टी कोहेरेंस और एल कोहेरेंस में मतलब कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम में क्या रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा तो स्पीड इंटू टाइम होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का एक ही ये फार्मूला है, बाकी सारे फार्मूले गलत हैं क्योंकि यूनिट उनका मैच नहीं करेगा। आप यूनिट डायमेंशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 1 जो है बच्चों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि जो कोहेरेंस लेंथ होगा बच्चों सी टाइम वेयर सी द स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय कोहेरेंस टाइम टी कोहेरेंस के बराबर होगा। तो इस तरह से इसका दोस्तों ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कोहेरेंस लेंथ इज इक्वल टू सी टाइम कोहेरेंस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक फेज का ये भी आसान क्वेश्चन है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट वुड बी जनरेटेड आफ्टर द एनहिलेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ मैटर इज। 1 ग्राम ऑफ मैटर से कितना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, अगर ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में। तो देखते हैं बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अपने को मालूम है मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन लेने भूल गया, इसको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे आप। दोस्तों एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mc², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको m दे रखा है 1 ग्राम यानी कि 10⁻³ kg। c² का जगह आप क्या लेंगे दोस्तों, ये लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है तो 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर, ठीक है।
और अब ये एनर्जी किस में आ जाएगा दोस्तों, जूल में आ जाएगा। आपको कन्वर्ट किस में करना है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किससे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 10⁻19 से। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो अब ये जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरा फैक्टर को आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद जो आपको सॉल्व करने का जो भी ऑप्शन मैच करेगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। आप समझ पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 1 ग्राम मास को अगर वो पूरा टोटली ख़त्म हो जाए तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि मास ख़त्म होना मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट होना, और एनर्जी का मास में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से आप मैच कर सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जो आएगा वही ऑप्शन सही होगा अगर प्रॉपर कैलकुलेशन रहे तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two particles are traveling in the opposite directions with speed 0.9 c। दो पार्टिकल है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों मूव कर रहे हैं विथ ए स्पीड हाउ मच 0.9 c। रिलेटिव टू द लेबोरेटरी फ्रेम देयर रिलेटिव स्पीड वुड बी। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड होगा। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल को एस प्राइम फ्रेम में है जो 0.9 c से x प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा 0.9 c से नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। और जहाँ से फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको लैब फ्रेम हमने s मान लिया। ठीक है, इसको पार्टिकल मान लिया, इसको एस फ्रेम, इसको एस प्राइम फ्रेम। दोस्तों यहाँ पे अपने को यू एक्स प्राइम निकालना है। ठीक है, यू एक्स प्राइम मतलब क्या होगा कि इस पार्टिकल का स्पीड फ्रॉम द एस प्राइम फ्रेम, मतलब इस फ्रेम में जो बंदा है वो इस पार्टिकल का स्पीड को कितना मेजर करेगा, वही इन दोनों पार्टिकल का रिलेटिव स्पीड होगा जिसको अपने को यू एक्स प्राइम निकालना है। उसके बाद दोस्तों पार्टिकल का एस प्राइम में कितना स्पीड है, तो लैब फ्रेम से, ये जो लैब फ्रेम है जिसको अपन ने एस फ्रेम बोला है, वहाँ से आप देखेंगे तो इस पार्टिकल का स्पीड आपको कितना दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन में दिया है 0.9 c। और चूंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ साइन कन्वेंशन जरूरी हो जाता है, हमने ले लिया -0.9 c। उसके बाद दोस्तों भी जो होता है फार्मूला में वो होता है स्पीड ऑफ द एस प्राइम फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में दोस्तों ये जो एस प्राइम फ्रेम है हमारा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड ऑफ 0.9 c। तो भी दोस्तों कितना हो गया 0.9 c। अब ये यू एक्स और भी का वैल्यू को रख देंगे तो यू एक्स प्राइम मिल जाएगा। दोस्तों वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से यू एक्स प्राइम का ये देखिए फार्मूला होता है। यू एक्स प्राइम जो होता है दोस्तों कितना होता है, यू एक्स माइनस वी बाई 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। आप यहाँ से यू एक्स का वैल्यू -0.9 c रख दीजिए, भी का वैल्यू 0.9 c रख दीजिए, जैसा कि देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे रखा है। यहाँ से देखिए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है और यहाँ माइनस एक ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे टर्म में। तो इसको जब आप फाइनली देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ रहा है, ऊपर में -1.8 से ये ऐड हो जाएगा और नीचे में भी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये 0.9 0.9 0.81 और ये 1, तो -1.8 c बाई 1.81। इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो -0.995 c आ रहा है। तो अगर इसका अपन मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करें तो कितना होगा 0.995 c, यानी कि ऑप्शन ए जो है दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप सोच रहे होंगे ये माइनस साइन कहाँ गया, दोस्तों ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है, चूँकि ये रिलेटिव वेलोसिटी है तो बता रहा है कि कौन एक दूसरे के अपोजिट है या फिर उसी के डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने यू एक्स प्राइम निकाला वो वेलोसिटी है इस पार्टिकल का जो यहाँ पे बैठा बंदा ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसके लिए तो ये पार्टिकल नेगेटिव एक्स में आ रहा है ना, तो उसको वेलोसिटी का साइन कैसा दिखाई देगा, नेगेटिव दिखाई देगा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स में आ रहा है। ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड से अपने क्वेश्चन में मतलब है, तो वो कितना है दोस्तों 0.995 c। और जो हमारा आंसर मैच कर रहा है दोस्तों वो कितना है, ऑप्शन 1।